हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और जागृति क्लासेज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और अपना जो टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री के अंदर वो था सॉल्यूशन के टाइप्स। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अपन ने एग्जांपल्स किए थे कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स बनेंगे, गैस और लिक्विड का या सॉलिड और गैस का। इस टाइप के एग्जांपल अपन ने प्रीवियस क्लासेज में किए थे। अब उसी क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें अपन सॉल्यूशन में ही अगला जो टॉपिक आएगा अपना, उसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो आज अपन बताएंगे कंसंट्रेशन क्या होती है और टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में आज क्लियर करेंगे। ये टॉपिक अपन क्लियर करते हैं। तो नया जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है? कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन होता क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। कंसंट्रेशन तो ये कंसंट्रेशन के बारे में अपन बताएंगे कि भाई कंसंट्रेशन होता है क्या है और टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या होती है। देखो, अपन ने कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब समझने से पहले अपन एक एग्जांपल बताएंगे। मान लो मैंने एक कंटेनर के अंदर 200 ml लिक्विड ले लिया या 200 ml वाटर ले लिया। अब 200 ml वाटर लेने के बाद में अपन इसके अंदर कितना ग्राम, 10 ग्राम शुगर डिजोल्व कर देते हैं। कितना ग्राम शुगर डाल दिया अपन ने? 10 ग्राम। तो अपन कह सकते हैं कि भाई 10 ग्राम जो डिज़ोल्व है वो कितना है, 200 ml एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल है। तो इसकी कंसंट्रेशन अपन क्या लिख सकते हैं? 10 ग्राम अवेलेबल इन 200 ml एक्वस सॉल्यूशन, ये लिख सकते हैं। वैसे ही कंसंट्रेशन को अपन अलग अलग टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब अपन को सीधा सा ये याद रखना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a fixed amount of solvent और solution, solvent और solution। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? कंसंट्रेशंस। अगर अपना सॉल्यूट जो है, मान लो 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी है, वो सॉल्यूट जितना सॉल्वेंट में अवेलेबल होगा, मान लो 500 है, 200 है या 1 लीटर है, उसमें जितना सॉल्यूट अवेलेबल होगा ग्राम में, तो उसी को अपन क्या बोल सकते हैं? कंसंट्रेशन। तो सीधी सी डेफिनेशन अपन को याद रखनी है इसकी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नॉन एज कंसंट्रेशन। तो ये इसका कंसंट्रेशन का डेफिनेशन बताया और उसी को अपन को लिखना है यहाँ पे। एक बार अपन ये बता देते हैं कंसंट्रेशन की डेफिनेशंस को कैसे अपन यहाँ लिखेंगे। तो ये अपन अभी आगे बताते हैं। कंसंट्रेशन मतलब क्या हो गया? अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नॉन एज कंसंट्रेशन। तो ये जो डेफिनेशन अपन ने लिखी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नॉन एज कंसंट्रेशंस। तो इसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर नया जो टॉपिक है, इसके जो टर्म्स, तो यहाँ लिखते हैं अपन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो टर्म्स का मतलब ये होता है कि भाई अपने जो कंसंट्रेशन है उसको अपन किस किस टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कौन सी टर्म्स अपने आगे काम आएगी ताकि अपन कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन कर सकें। तो वो जो टर्म्स है, ये नाम अपने 11th में भी सुना हुआ है, उसी टर्म्स को अपन वापस यहाँ रिवाइज कर रहे हैं जो 11th के टॉपिक में आपने पढ़ा है। तो फर्स्ट जो आएगा परसेंटेज, वेट बाई वेट, और इसको अपन बोलेंगे मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ये फर्स्ट टर्म्स। सेकंड इस टर्म्स को बोलेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? W का मतलब मास अपॉन V का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? मास वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज। तो ये सेकंड टर्म्स हो गई अपनी। थर्ड टर्म्स आएगी परसेंटेज V बाई वी। V बाई वी का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसको एक ही नाम में लिखेंगे अपन, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज।
तो ये थर्ड टर्म है अपना वॉल्यूम परसेंटेज का। फोर्थ जो नाम आपने सुना होगा कभी, मोलेरिटी, तो अपन अगला टर्म करेंगे मोलेरिटी और डिनोटेड बाय कैपिटल एम। फिफ्थ टर्म्स आएगी अपनी मोलेलिटी, मोलेलिटी और डिनोटेड बाय स्मॉल एम। सिक्स टर्म्स आएगी अपनी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एन। और सेवन्थ टर्म्स आएगी अपनी कंसंट्रेशन की मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और डिनोटेड बाय एक्स या काई भी लिख सकते हैं इसको। तो ये 7 टर्म्स जो है अपन इसमें क्लियर करेंगे। एक वर्ड और आएगा पीपीएम, वो भी क्लियर करेंगे। तो इन सातों टर्म्स को अपन क्लियर करेंगे, इनकी डेफिनेशन बताएंगे और इनका फॉर्मूला बताएंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसमें। तो फर्स्ट टर्म्स को अपन लेते हैं इसमें। फर्स्ट टर्म्स का मैंने नाम लिखा परसेंटेज वेट बाय वेट और इसका नाम मैंने क्या बोला था, मास परसेंटेज। अब देखो यहाँ जो दे रखा अपना W/W और ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि ऊपर वाला जो W है वेट है वो सॉल्यूट है और नीचे वाला वेट है वो किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो अपन जो फॉर्मूला बनाएंगे इसका क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे भी वेट है तो अपन यहाँ नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मास अपन लेते हैं वो किस में ले सकते हैं, ग्राम या किलोग्राम। तो यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दिया ग्राम, तो नीचे वाला भी सेम टर्म आएगा ग्राम। और परसेंटेज जब निकालते हैं तो मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 100% के लिए है। तो सीधा सा फॉर्मूला हो गया वेट बाय वेट का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको इसकी डेफिनेशन बनानी है तो क्या लिखेंगे, अगर मैं सॉल्यूशन का मास 100 कर दूं तो ये नीचे वाली वैल्यू मैंने कितनी कर दी 100 और परसेंटेज में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 100 से और यहाँ कोई भी एक वैल्यू x मान लेते हैं तो 100 से ये 100 क्या हो गया कैंसल, जो x है वो उसी को अपन क्या बोलेंगे मास परसेंटेज। तो डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ इन 100 ग्राम सॉल्यूशन amount of solute in gram is known as mass percentage, mass percentage। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आपने सॉल्यूशन को 100 ग्राम ले लिया, अब 100 से 100 तो कट गया, पीछे बचा जो मास ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है वो किस में लेना है, ग्राम में, और उसी को अपन क्या बोलेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये इसका डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन क्लियर बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैं नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे अपन। तो क्वेश्चन ये दे रखा है आपके बोर्ड पे दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम शुगर dissolve in 200 ग्राम water, 200 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ आएगा जिसमें आपको दे रखा है 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एंड कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखो एक सिंपल तरीके से अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि परसेंटेज, मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला था, वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या था, ऊपर जो मास आएगा वो किसका आएगा, सॉल्यूट का, और नीचे मास जो आएगा वो किसका आएगा, सॉल्यूशन का। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करें अपन, 100 से। तो ये करने के लिए सबसे पहले देखो शुगर सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। तो अपन को मालूम है जो शुगर होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट। तो 20 ग्राम सॉल्यूट तो है ही है। अब इसके साथ में 200 ग्राम वाटर, लेकिन वाटर सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, कैसे मालूम चलेगा,
भाई वाटर क्या होता है, हमेशा सॉल्वेंट ही है। और उस सॉल्वेंट के अंदर अंदर जो अपन सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो जहाँ वर्ड वाटर लिखा हुआ है उसको हमेशा आपको क्या मानना है, सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट के अंदर आपने कितना ग्राम डिसॉल्व कर दिया, 20 ग्राम। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, सॉल्यूशन जो है ये वाटर सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब बनता है, तो अपन को मालूम है सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये बताया हुआ आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला था अपने पास सॉल्यूशन निकालने का। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब अपन को मालूम है सॉल्यूट इसमें कितना गिवन है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम हो गया सॉल्यूट प्लस वाटर, मैंने क्या बोला, सॉल्वेंट है, और कितना ग्राम वाटर है, 200 ग्राम। तो यहाँ सॉल्वेंट ले लिया मैंने 200 ग्राम। अब अपन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आया 220 ग्राम। ये जो वैल्यू आई ये अभी सॉल्यूशन की आई है, ये मास परसेंटेज की नहीं आई है। अब मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने पास में, परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 20 अपॉन टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 220, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, और 100 में अगर 11 को डिवाइड कर देंगे अपन तो आंसर आ रहा है 9.09%। ये इसका लास्ट आंसर हो गया। तो इस टाइप से अपन किसी भी क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ तो मैंने वाटर दे दिया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन अ 200 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से देना, इसको ध्यान देना, यहाँ 200 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तब आपको इसमें ऐड नहीं करना, वो 200 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूशन ही होगा। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को ध्यान से देख के करना है। इसमें वाटर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, सॉल्वेंट मानना है, और वाटर लिखा हुआ नहीं आए तो आपको उसको क्या मानना है, सॉल्यूशन मानना है। तो ये अपन नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। सेकेंड टर्म जो आएगी अपनी, परसेंटेज W/V, और W/V का मतलब क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसका है, ये यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे जो आएगा ये कौन सी वैल्यू आएगी अपनी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई किससे करना है अपन को, 100 से। तो यहाँ जो वर्ड आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट है, ये किस में आता है, ग्राम में, और ये किस में आता है, मिलीलीटर में। अब इसकी आपको डेफिनेशन बनानी है। डेफिनेशन बनाने के लिए क्लियर है यहाँ पे, जो 100 ml अगर सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml aqueous solution is known as मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, मास वॉल्यूम परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, मिलीलीटर में, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। ये इसका डिफाइन हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज नॉन एज मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन किस टाइप से करना है, देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 20 ग्राम सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब हो गया NaCl, 20 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन 500 ml एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज W/V या मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन अपने दे रखा है यहाँ पे
कि भाई आपके पास जो अवेलेबल है वो 20 ग्राम सॉल्ट वो प्रेजेंट है किसके अंदर, 500 ml एक्वस सॉल्यूशन में, और उसका आपको क्या निकालना है, मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो सीधा अपन फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, परसेंटेज W/V इजिकल टू क्या होता है, ऊपर क्या कौन सी वैल्यू आएगी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो मास ऑफ सॉल्यूट इसमें कितना दे रखा है, 20 ग्राम सॉल्ट। यहाँ सॉल्ट को सॉल्यूट लेंगे और जो सॉल्यूशन है वो कितना है यहाँ पे 500 ml। तो अपने पास जो आंसर आएगा परसेंटेज W/V इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास कितना हो गया सॉल्यूट का 20 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है 500। तो ये ले लिया यहाँ पे 500 इंटू 100, 20 to 20 कैंसल, एंड 5 4 जा कितना हो गया 20, और आंसर आ गया 4%। ये इसका लास्ट आंसर। तो सेकेंड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाया, उसकी डेफिनेशन बताई है यहाँ पे, और फॉर्मूला कौन सा था, वेट बाय वॉल्यूम, और उसको क्या बोलते हैं अपन, मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो तीसरी डेफिनेशन आएगी और इसकी यूनिट होगी, देखो मास वॉल्यूम परसेंटेज की यूनिट होगी, लेकिन मास परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं है। मास वॉल्यूम परसेंटेज की यूनिट क्या होगी सकती है, ये ऊपर क्या आ गया ग्राम और नीचे क्या आया ml, तो इसकी यूनिट भी यही होगी ग्राम पर ml। लेकिन अगर मास परसेंटेज की बात करेंगे तो ऊपर भी ग्राम और नीचे भी अगर ग्राम आता है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो मास परसेंटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती है। लेकिन मास वॉल्यूम परसेंटेज की यूनिट होगी ग्राम अपॉन ml, ये इसकी यूनिट है। और ये टेम्परेचर से अफेक्ट हो सकता है, जिसमें वॉल्यूम आ जाता है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगा। अब यहाँ पर अपन जो है नई टर्म्स का यूज करेंगे, और नई टर्म्स कौन सी है, थर्ड जो टॉपिक है अपना कौन सा वाला है, वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज V अपॉन V। देखो दोनों V/V है, इसका मतलब ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी क्या आया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज निकालने के लिए फिक्स है, कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो यहाँ आपको ml में लेना है और ये भी ml में लेना है, और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। ये वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। अगर अपन को डेफिनेशन बनानी है तो क्या बनाएंगे, ये अगर मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml ले लूँ तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, फिर जो ऊपर जो वॉल्यूम बचेगा वो वॉल्यूम ही कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम परसेंटेज। तो डेफिनेशन में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, इसी को अपन क्या बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml एक्वस सॉल्यूशन इज नॉन एज वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है 20 मिलीलीटर इथेनॉल, इथेनॉल प्रेजेंट इन 200 ml एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं यहाँ पे, कि अपने पास जो दे रखा है वो सॉल्यूट दे रखा है, वो सॉल्यूट कितना दे रखा है 20 ml इथेनॉल, और ये 20 ml इथेनॉल आपने जो डिज़ोल्व किया है या जो प्रेजेंट है यहाँ पे कितना है 200 ml एक्वस सॉल्यूशन। 200 ml एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि आपने 20 ml इथेनॉल को पानी के साथ डिज़ोल्व करके मिक्स करके फाइनल वॉल्यूम कितना बना दिया है 200 ml।
अब उस फाइनल वॉल्यूम के बाद में आपको पूछेंगे कि यहाँ कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो जहाँ पर अपने पास एक्वस सॉल्यूशन वर्ड लिखा हुआ है उसमें ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब आपने पूरा उस सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है। तो यहाँ जब फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज V बाई वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल है, तो 20 है, इथेनॉल का वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ 200 ml एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब पानी और इथेनॉल मिक्स है 200 ml के अंदर। ऐसा नहीं है कि 20 अलग है और 200 अलग है, दोनों मिक्स होने के बाद में टोटल वॉल्यूम कितना आया, फाइनल वॉल्यूम 200, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 20 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर 10%। V बाई वी वॉल्यूम परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, सॉल्यूट का वॉल्यूम वो भी मिलीलीटर और सॉल्वेंट का वॉल्यूम वो भी मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसल, तो अपने पास कोई यूनिट नहीं बचेगी। और ये जो लास्ट आंसर इसका आया 10% बाई वॉल्यूम, इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन का दोनों का रेशियो आ गया यहाँ पे। तो ये 3 टर्म्स जो दी वो परसेंटेज के बेस पे थी और इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, लेकिन आगे वाली जो जितनी भी टर्म्स आ रही है लाइक मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये अपने आगे न्यूमेरिकल्स में या आगे कॉम्पिटिशन्स में ये यूज आएगी, तो उनको आप अच्छी तरह से ध्यान दे के पढ़ना है अपन को। तो नेक्स्ट टर्म्स जो अपन बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है 4th टॉपिक अपना मोलरिटी। इस पे बोर्ड पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से इस टॉपिक को देखो, समझो और इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो भी सीखो। तो यहाँ मोलरिटी जो है और उसका जो अपन ने डिनोशन किया है ये कैपिटल M से डिनोट करते हैं अपन, और मोलरिटी का जो डेफिनेशन बनाएंगे तो ये हालांकि आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन डेफिनेशंस को कैसे लिखना अपन को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution। तो ये इसकी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलरिटी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोलरिटी। और मोलरिटी की जो यूनिट है, इसके बाद में जो अपन वर्ड बताएंगे यूनिट, और यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर। अब ये आई कैसे, मोल पर लीटर, तो इस डेफिनेशन से ही बनाएंगे फॉर्मूला। क्या बनाएंगे, कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो हो गया सॉल्यूट के मोल, अपॉन देखो किस में अवेलेबल है, 1 liter सॉल्यूशन, तो नीचे जो वॉल्यूम आएगा वो किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आना चाहिए, लीटर में। तो ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो अपन ने सिर्फ डेफिनेशन से बनाया कि भाई इसकी डेफिनेशन थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के जो मोल्स है वो किस में अवेलेबल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ गया लीटर में। तो यहाँ जब इसकी डेफिनेशन बनानी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये जो वैल्यू है नीचे वाली, इसको मैं अगर 1 लीटर कर दूं, इसको कितना लीटर कर दिया, 1 लीटर, और 1 लीटर में जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसी को ही अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, मोलरिटी। और इसकी जो यूनिट अपन ने निकाली वो कैसे निकाली है, ये क्या है, सॉल्यूट के मोल, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो इसी से मैंने एक यूनिट बनाई है, वो कौन सी यूनिट बनाई है, मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर मोल है सॉल्यूट के और नीचे किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब अपन को क्या करना है, हालांकि क्वेश्चन में ये सीधा लिखा हुआ नहीं आता है कि ये इतने मोल्स इतने में अवेलेबल है तो आप इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करो, ये नहीं आता है। इसमें आएंगे मास देंगे, तो मास और मोल का आपस में रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, मोल्स क्या होता है, मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना है ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ताकि इसका अपन न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कर सकें। तो सबसे पहले मोल को अपन यहाँ मैं वापस इसका मोल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मोल इक्वल टू
मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट ये आपको क्वेश्चन में ज़रूर गिवन होगा, लेकिन मोलर मास ये आपको ज़रूरी नहीं देंगे या नहीं भी दें। तो मोलर मास आपको कैसे कैलकुलेट करना वो भी आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे, किस टाइप से अपन किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो मोल का फॉर्मूला हो गया, तो अपन इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। इस मोल्स को हटा के क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। हालांकि मैं एक बार इसको लिख सकता हूँ WA, ए का मतलब सॉल्यूट को, और मोलर मास को क्या लिख देते हैं अपन, MA, मोलर मास MA। तो ये वैल्यू रख देते हैं। तो लास्ट जो फॉर्मूला होगा मोलरिटी का वो ये हो सकता है WA मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन MA, MA क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू नीचे आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आना चाहिए, लीटर में। अगर मान लो क्वेश्चन में लीटर गिवन ही नहीं है, फिर और कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि सर ने तो बोला था लीटर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मिलीलीटर दे दिया। तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस में मिलीलीटर आता है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसमें डिवाइड होता है 1000 का, क्योंकि आपको मालूम है 1 लीटर में कितना मिलीलीटर अवेलेबल होता है, 1000। तो उसके बेस पे अगर आपको यहाँ पे मिलीलीटर आ जाए क्वेश्चन में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनाना है वो ये वाला 1000 अपॉन में अगर 1000 करते हैं तो वो 1000 वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ऊपर। और इस फॉर्मूले का यूज जनरली न्यूमेरिकल्स में अपन कर सकते हैं, और नॉर्मली इसी फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब अपन आगे भी बताएंगे किस टाइप से इस पे न्यूमेरिकल्स बनता है, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस कैसे करने हैं, वो सारे अपन आगे क्लियर करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला अपन को याद रखो, ये लॉक कर दो इस फॉर्मूले को। देखो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर WA, नीचे क्या आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर में। तो अब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर लीटर में गिवन है तो यहाँ इसका 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले मोलर मास आना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 11th का ही टॉपिक है, इसमें मैं एक दो क्वेश्चन एग्जांपल करके बताऊंगा। मान लो NaOH एक सॉल्यूट है, और इस सॉल्यूट का आपको मोलर मास निकालना है। तो कुछ जो टर्म्स है, जैसे सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है, सोडियम का कितना एटॉमिक वेट होता है, 23। अब 23 के साथ में O का एटॉमिक वेट कितना है, 16, प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1। अब यहाँ टोटल जब ऐड करेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1, टोटल आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, 40। और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये मैंने NaOH का एक एग्जांपल देके बताया कि भाई NaOH का मोलर मास आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। अगला जो एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अपन देते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, C6H12O6, C6H12O6, ये फॉर्मूला है इसका। अब इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ अपन समझाएंगे। इसमें 3 एलिमेंट है, कौन कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, देखो कार्बन का 12, लेकिन एक कार्बन का होता है, 6 का नहीं होता है। एक का 12 है तो 6 का कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 6। अब अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है, कार्बन के बाद कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, तो आप कोई मल्टीप्लाई यूज़ नहीं करेंगे, आप उनके लिए बीच में कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का। अब अपने पास जो आ रहा है अगला एलिमेंट आ रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 6। तो हालांकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, लेकिन बहुत लंबा गैप आ जाता है तो ये काफ़ी चीज़ें भूल जाते हो आप।
तो यहाँ अपन वापस एक बार रिवाइज कर रहे हैं मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12 6 आ गया अपने पास 72 प्लस 12 प्लस 96, 16 6 96। अब इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आया 180 ग्राम पर मोल। ये जो आंसर आ गया ये किसका मोलर मास आ गया, ग्लूकोज का। तो ये अपन ने अभी बताया कि भाई मोलर मास अगर आता है तो वो कैसे कैलकुलेट करना है ताकि क्वेश्चन को अपन इजीली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ जो वर्ड अपन बता रहे हैं यहाँ पे कि अगला जो इसमें बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा और कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ मोलरिटी से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना है इसके अंदर, मोलरिटी टेम्परेचर से अफेक्ट होगी या नहीं होगी, टेम्परेचर से अफेक्ट होगी या नहीं होगी। तो आपको इसमें लिखना है यस इट इज़ अफेक्टेड विद द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैंने लिखा है इसकी यूनिट को ध्यान दो, मोल पर लीटर। यहाँ कौन सा टॉपिक वर्ड आ गया, लीटर। और लीटर का मतलब हो गया, लीटर का रिलेशन किससे है, वॉल्यूम से है। जिस यूनिट के अंदर वॉल्यूम आता है, जिस यूनिट के अंदर क्या चीज़ आता है, वॉल्यूम आता है, वो हमेशा किससे अफेक्ट होगी, टेम्परेचर से। तो मोलरिटी इज अफेक्टेड विद द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मोलरिटी उससे क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो ये अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी थी, एक्स्ट्रा चीज़ थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं इसमें 1 नंबर में, विच यूनिट्स इज अफेक्टेड विद द टेम्परेचर। तो अपन को आंसर लिखना मोलरिटी। जिसमें वॉल्यूम आ गया, ज़रूरी नहीं हमेशा मोलरिटी में ही होगा, नॉर्मेलिटी भी हो सकती है। तो ऐसी यूनिट जिसमें वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगी। तो इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये आपको मोलरिटी कैसे निकालना है ये समझ में आ जाए। अब मैंने 20 ग्राम NaOH है, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 200 ml aqueous solution। कैलकुलेट मोलरिटी कैपिटल M। तो ये क्वेश्चन आपके लिखा हुआ आएगा जिसमें आपको ये कुछ भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रखी है। 20 ग्राम NaOH जो है प्रेजेंट है 200 ml एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और उसकी आपको क्या निकालनी है, मोलरिटी। अब मोलरिटी का जो लास्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वो अपने इसमें यूज आएगा। लास्ट फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट WA अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब यहाँ जब अपन देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट WA, बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है। तो अपन देखेंगे 200 ml एक्वस सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो कौन है, 20 ग्राम। 20 ग्राम ये सॉल्यूट है और सॉल्यूट का नाम क्या है, NaOH। तो अपने पास जो मास दे रखा है सॉल्यूट का वो कितना दे रखा है, 20। अब MA का मतलब क्या हो गया, मोलर मास। अब NaOH का मोलर मास मैंने अभी अभी आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो मैंने बताया था, कितना कैलकुलेट किया था, 40 इंटू। अब अपन को यहाँ क्लियर करना है कि भाई इसके अंदर वॉल्यूम कितना गिवन है, 200 ml। ml है या लीटर है वो भी ध्यान दो, ml है। तो ml के लिए यहाँ पे लगा दो 200 और मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है 1000 से। अब यहाँ सॉल्व करेंगे 1 2 3 0 1 2 3 0 4 5 जा 20 और आंसर आ रहा है 5/2। और ये इसको लिखेंगे 2.5 और इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। अगर मान लो आपको ये यूनिट याद नहीं रहे तो उस दूसरी यूनिट का यूज ले सकते हैं कैपिटल M। तो कैपिटल M खुद एक यूनिट है तो उसका यूज अपन ले सकते हैं 2.5 कैपिटल M। ये इससे रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ताकि इस पर एक छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है, अलग टाइप का भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। वो कैसे बनेगा, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज प्रेजेंट इन
present in 1.5 liter aqueous solution. Calculate कैपिटल M। ये अपन को निकालना। तो ये क्वेश्चन है जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 1.5 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में अवेलेबल है और उसी की आपको क्या निकालनी है, मोलरिटी। तो यहाँ मोलरिटी का फॉर्मूला जो लिखाया मैंने, कैपिटल M इक्वल टू क्या लिखाया था, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट इसमें हो गया ग्लूकोज 18 ग्राम अपॉन मोलर मास मैंने ग्लूकोज का आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं, कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, फिर तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका जो मोलर मास है वो कितना आया था मेरे पास, 180। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, ये 1.5 लीटर है या मिलीलीटर है, तो यहाँ देखेंगे तो लीटर आ रहा है। तो बताओ अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे 1.5, लेकिन ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ जब सॉल्व करेंगे अपन 18 डिवाइडेड बाई ये 10, तो आंसर आ गया मेरे पास 1/15। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग 0.606 के करीब आंसर आएगा। और इसकी यूनिट क्या लिखनी है आपको, कैपिटल M एक खुद यूनिट है, उसका यूज अपन ले सकते हैं। अगर ये यूनिट याद नहीं रहे तो कौन सी यूनिट यूज लेंगे, मोल पर लीटर। तो दोनों में से कोई भी एक यूनिट का यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी बताता हूँ, ताकि वो अगर क्लियर हो जाए तो आपके मोलरिटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये अपन मोलरिटी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म्स है, इससे मोलरिटी का ही एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं, परसेंटेज वाला। देखो कैसे सॉल्व करना है। मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 5.6% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, कैलकुलेट कैपिटल M। ये आपको निकालना। तो क्वेश्चन में दे रखा है 5.6% वेट बाय वॉल्यूम, ये दे रखा है। और कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, और कौन सा वाला है, KOH का है। तो इसका आपको क्या निकालना है, मोलरिटी कैलकुलेट करना है। अब ये परसेंटेज जब भी आता है कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ ध्यान दो, 5.6 डिवाइडेड बाई मैं क्या लिखूँगा, 100। और ये परसेंटेज मैंने बताया था, वेट बाई वॉल्यूम का परसेंटेज क्या बताया था। अगर इसका मैं लूँ वेट और इसका क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम, तो ये ऊपर वाला वेट होता है, नीचे वॉल्यूम। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो, हमेशा अगर परसेंटेज में आता है तो ऊपर जो मास आएगा या जो भी आएगा वो सॉल्यूट होता है और नीचे हमेशा सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। तो यहाँ अपने पास दो चीज़ें आ गई, एक तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 5.6 ग्राम, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया अपने पास, 5.6 आ गया है। अच्छा, वॉल्यूम भी आ गया अपने पास, कितना आ गया, 100 मिलीलीटर। ये भी क्लियर रखो, अगर ऊपर वाली वैल्यू ग्राम में है तो नीचे वाली हमेशा क्या आएगी, मिलीलीटर में। ऊपर वाली वैल्यू अगर किलोग्राम में है तो नीचे वाली वैल्यू किस में आएगी, लीटर में। तो यहाँ अपन इसका वॉल्यूम ले लेते हैं 100, और 100 जो है वो मिलीलीटर है। अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, 1000। अब एक टॉपिक, एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ, KOH का मोलर मास। अब KOH का मोलर मास यहाँ अपन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 3 एलिमेंट है, K, O और H। K को पोटेशियम बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका। K का होता है 39, फिर ऑक्सीजन का 16, और फिर क्या हो गया, 1। अब 39 + 1 40 + 16 कितना हो गया, 56। तो 56 जो मोलर मास आया अपने पास वो किसका आया, KOH का। तो यहाँ जो वैल्यू अपन लिखेंगे वो कितनी लिख देंगे, 56। अब अपन को मालूम है सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया तो एक 0 लगाया नीचे, और 3 0 से 3 0 कैंसिल, 56 से 56 भी कैंसिल। तो आंसर ये मत लिख देना 0, 0 नहीं आएगा। जब सारे कट जाती है वैल्यू तो आंसर कितना आ जाएगा, 1m।
तो ये इससे रिलेटेड अपन ने एक तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया। परसेंटेज आए तो कैसे करना है, या अपने पास मास दे रखा है तो कैसे सॉल्व करना है, मोल्स आए तो कैसे सॉल्व करना है, और उससे जो फॉर्मूले आते हैं वो कैसे करना है, और टेम्परेचर का इसमें इफेक्ट होगा या नहीं होगा वो भी अपन ने इसमें बताया कि वास्तव में जहाँ वॉल्यूम आता है या जिस टर्म्स के अंदर वॉल्यूम आ जाता है वो वॉल्यूम से वो टेम्परेचर से रिलेटेड होगी। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। अब नई टर्म्स का यूज करेंगे अपन। नई टर्म्स जो है आपके फिफ्थ जो आएगी वो टर्म्स है मोलेलिटी। मोलेलिटी और डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको अपन डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। अब मोलेलिटी और मोलेरिटी में डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। देखो एक यूनिटी है यही है जिसमें अपन सॉल्वेंट का यूज करते हैं, बाकी चाहे नॉर्मेलिटी हो, मोलेरिटी हो, मोल फ्रैक्शंस हो, उसमें सब में सॉल्यूशन टर्म्स यूज करते हैं। बस इस यूनिट के अंदर आपको सॉल्वेंट वर्ड याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है कि इसी टर्म्स में किसका यूज करते हैं, सॉल्वेंट का। अगर अपन को इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, इन 1 kg सॉल्वेंट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोलेलिटी। मोलेलिटी LITY आता है लास्ट में सफिक्स, मोलेरिटी RITY आता है लास्ट में। दोनों के नाम में हल्का सा चेंज है लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो स्मॉल m जो है इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलेलिटी। अब इसका इस डेफिनेशन के बेस पे आपको फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, स्मॉल m इक्वल टू क्या आया, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर भी यही लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मोल्स अपॉन नीचे जो आएगा वैल्यू उसमें लिखेंगे यहाँ सॉल्वेंट। तो यहाँ मास लिखना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना आपको, किलोग्राम में। तो इसके बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे आपको अगर इसकी यूनिट लिखनी है तो क्या लिखेंगे, ऊपर आ गया मोल अपॉन नीचे क्या आ गया किलोग्राम, तो ये खुद एक यूनिट बन गया मोल पर केजी। और मोल पर केजी किसकी यूनिट है, मोलेलिटी की। मोलेलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। अगर मान लो ये यूनिट भी भूल गए आप तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं तो इसके नाम, यही जो टॉपिक का नाम तो याद रख सकते हैं, स्मॉल m। और स्मॉल m जो है वो किसकी यूनिट है, किसका यूनिट है, मोलेलिटी का। तो ये टर्म हो गया। अब इसी को वापस आगे अपन डिफाइन करेंगे। स्मॉल m इक्वल टू मोल्स को मैंने क्लियर किया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास या गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो हो गया सिर्फ मोल का। अब मोल के बाद में नीचे क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, किलोग्राम में। मान लो क्वेश्चन में किलोग्राम तो दिया ही नहीं, फिर कन्फ्यूजन कि किलोग्राम तो है ही नहीं और सर ने फॉर्मूले में किलोग्राम लिखवाया था। तो आपको क्या करना है, जब भी किलोग्राम की जगह ग्राम आए तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए नीचे डिवाइड करते हैं 1000 से, और वो 1000 जो है कहाँ चला जाएगा, वापस ऊपर, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो किलो अगर मान लो ग्राम में आए तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना लास्ट फॉर्मूला जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपके। और इसमें फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा। और इसके बाद क्या नीचे लिखा हुआ, मोलर मास,
मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको बता दिया। और नीचे लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आए तो ही कौन सी यूनिट का यूज करेंगे, 1000 का। अगर किलोग्राम में आ जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो फॉर्मूला है और इसकी डेफिनेशन है, अब यहाँ अपन ये भी चीज़ का टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। वास्तव में ये यूनिट जो है या ये जो टर्म है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगी या नहीं होगी। तो यहाँ देखो यूनिट की तरफ ध्यान दो, मोल पर केजी, यूनिट क्या है, मोल अपॉन केजी। तो जिस यूनिट के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी, और जहाँ मास आ रहा है, किलोग्राम क्या है, मास है, और मोल भी क्या है, एक अलग यूनिट है। तो ये दोनों जो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है, सिर्फ वॉल्यूम वाली यूनिट जो है वो किससे अफेक्ट होती है, टेम्परेचर से। तो यहाँ जब किलोग्राम आ रहा है और ये यूनिट जो है टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप से इसका आंसर देना है, वो अपन करते हैं। तो इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने बोर्ड पे। ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 20 ग्राम NaOH dissolve in 500 ग्राम water. Calculate स्मॉल m कैलकुलेट करना है या मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है, और आपके पास क्वेश्चन में ये गिवन है वैल्यूज़, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये इधर ध्यान दो आप बोर्ड की तरफ। तो यहाँ अपन जो स्मॉल m का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। ऊपर क्या आया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आया था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहीं पे इसके साथ में अपन लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दे रखा है, ग्राम में, तो यहाँ वैल्यू किस से मल्टीप्लाई होती है, 1000 से, और इसकी यूनिट मैंने बताई थी मोल पर केजी। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो अपने पास कौन है, NaOH है, और NaOH कितना दे रखा है अपने पास, 20 ग्राम। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 20। अब NaOH का मोलर मास, ये आपको मैंने 2 बार बता दिया है आगे प्रीवियस क्लास में, इसके पहले टॉपिक में, वो होता है 40। और अब मास ऑफ सॉल्वेंट, अब ये जो सॉल्वेंट है देखो वाटर आ गया, वर्ड लिखा हुआ देखो सामने वाटर, और वाटर के लिए मैंने क्या चीज़ फिक्स कर रखा है, वाटर अगर जहाँ क्वेश्चन में आता है तो आपको उसको क्या मानना है, सॉल्वेंट। अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन तो आपको उसको सॉल्यूशन लेना है, अदरवाइज वाटर आ जाए तो उसको सॉल्वेंट लेना है। तो वाटर सॉल्वेंट कितना गिवन है, 500 ग्राम, और ये 500 ग्राम अगर आता है तो 1000 लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 500, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से। तो सॉल्व करते हैं इसको, 1 2 3 1 2 3 4 5 जा 5 5 जा 5 1 जा 5, आंसर आ गया मेरे पास 1 स्मॉल m। ये इसका आंसर हो गया। तो स्मॉल m खुद एक यूनिट है, या उसकी जगह दूसरी यूनिट है मोल पर केजी, तो वो भी यूनिट ले सकते हैं या स्मॉल m भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन रिलेटेड था मोलैलिटी से। मोलैलिटी दोनों अलग अलग वर्ड है, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अपना, किस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगला जो क्वेश्चन करेंगे अपन परसेंटेज के बेस पे करेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तव में सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्यूशन होता क्या है, उसका थोड़ा ये आपको मालूम होना चाहिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में। तो क्वेश्चन ये दे रखा है अपने पास, 10% वेट बाई वेट मास परसेंटेज एक्वस सॉल्यूशन
aqueous solution of KOH, calculate स्मॉल m, कैलकुलेट मोलैलिटी। ये क्वेश्चन दे दिया परसेंटेज के बेस पे है, तो आपको परसेंटेज पे देते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है सॉल्यूट सॉल्वेंट का। यहाँ हालांकि सॉल्वेंट का यूज करते हैं और KOH दे रखा है सॉल्यूट। ये चीज़ अपन ने पहले वाले टॉपिक में भी क्लियर किया था। 10% लिखा हुआ है और परसेंट जब हटता है तो नीचे क्या आता है 100, और ऊपर भी वेट है, नीचे वाला भी वेट है, वेट बाय वेट लिखा हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम नहीं दे रखा है। अब ये वेट और वेट है, इसका यूज कैसे करना अपन को, देखो 10 और अपॉन 100, तो 10 जो मास है ये किसका मास हो गया, सॉल्यूट का, और ये जो मास है ये किसका है, सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको परसेंटेज वाले तीनों फॉर्मूले में, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, फिक्स है। अब ये जो 10 ग्राम है, 10 ग्राम किस में अवेलेबल है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो अपन जो फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल m का, वो फॉर्मूला क्या था, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, KOH है सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मास कितना गिवन है क्वेश्चन में दे रखा है 10। अब 10 डिवाइडेड बाई यहाँ जो अपन इसका मोलर मास अपन को निकालना है KOH का, KOH का मोलर मास कितना आता है 56, ये अपन ने निकाल के बता रखा है। अब इसके बाद में आपको यहाँ जो वैल्यू चाहिए वो कौन सी वैल्यू चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहीं पे आके गड़बड़ हो जाती है कि सर ने बता दिया परसेंटेज वाले फॉर्मूले में ऐसा करना है, 10 डिवाइडेड बाई 100 और ऊपर लगा दो 1000, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना अपन को। यहाँ जो 100 दे रखा है वो मास किसका है, सॉल्यूशन का, और अपन ने सबसे पहले एक चीज़ यहाँ क्लियर किया था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन, ये बताया था अपन ने सॉल्यूशन। अब ये भी ध्यान रखना है दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं ये ग्राम में ये ml में जोड़ के बता दो सर सॉल्यूशन इतना हुआ, 10 ग्राम में और 100 ml है तो जोड़ के ये मत कर देना कि 110 हो गया, ऐसा नहीं है, दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। ये अगर ग्राम में है तो सॉल्वेंट भी ग्राम में होना चाहिए, तब सॉल्यूशन भी ग्राम में आएगा। तो अपन करते हैं इसमें कि सॉल्यूट तो कितना दे रखा है 10, प्लस क्वेश्चन में जो आंसर चाहिए वो सॉल्वेंट चाहिए अपन को। अब यहाँ वैल्यू है ही नहीं, मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है सॉल्यूशन की है, तो सॉल्वेंट अभी निकालना है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे अपन तो 10 को उधर भेजो, तब 10 को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस 10, और आंसर आ गया 90 ग्राम। तो ये जब 90 ग्राम आ गया, और 90 ग्राम क्या है अपने पास में, सॉल्वेंट, अब उसी का तो यूज यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ अपन लगाएंगे 90, और ग्राम में है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब ये सॉल्व करेंगे, देखो इधर, तो ये 0 से कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 की टेबल जब बोलते हैं तो 4 14 जा, और इसके अंदर अगर डिवाइड करते हैं तो 25 जा। अब ये वापस कट रहा है यहाँ पे 7 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, और मेरे पास जो आंसर आया है ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 10। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे वर्ड आ गया 5। अब यहाँ जैसे 5 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आया 125 डिवाइडेड बाई 7, और 7 को जब इसमें डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो 7 7 1 जा 7, फिर पीछे बचा ये 5, और 7 7 जा 49, तो 17.14 के समथिंग आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। और इसकी यूनिट क्या आएगी यहाँ पे,
स्मॉल m। तो ये इस टाइप से आपको इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। और ये परसेंटेज वाले पे, परसेंटेज वाले में फिक्स है सॉल्वेंट ज़रूरी है। अगर परसेंटेज नहीं आ रखा है और आपको दे रखा है कि भाई सॉल्यूशन गिवन है, मतलब सॉल्वेंट गिवन है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। अदरवाइज आपको क्या करना है, सॉल्वेंट फाइंड करना पड़ेगा। और सॉल्वेंट फाइंड करने के लिए क्या लगाना है आपको, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तब अपने पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, सॉल्वेंट की। और उस वैल्यू का यूज इस फॉर्मूले में अपन करेंगे। तो ये सेकेंड टर्म्स अपन ने समझा दी इसमें। हालांकि इस पे जो टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है, जो हार्ड क्वेश्चन बन सकता है, वो इसमें डेंसिटी वाले पे भी बन सकता है। तो अपन एक क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे कि जितना हार्ड क्वेश्चन इस पे बन सकता है इस टर्म में, वो अपन सॉल्व करके बताएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवाऊँगा इसमें, वो है थोड़ा सा इसमें हार्ड आएगा। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 18% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज having density 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट स्मॉल m। ये क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि सीधा आपने वैल्यू रखा आंसर आ जाएगा, ये नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि देखो 18% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.25 ग्राम पर ml। और उसी का आपको निकालना है मोलेलिटी। ये क्या निकालना है, इसका मोलेलिटी। अब करना कैसे है इस सॉल्यूशन को, सबसे पहले मोलेलिटी का फॉर्मूला लिख दो ताकि मालूम होना चाहिए कौन कौन सी वैल्यू अपन को चाहिए। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट और इनटू 1000। ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में अपन काम में लेते हैं। तो अपन को 2-3 वैल्यू चाहिए, एक तो मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, मोलर मास। मोलर मास निकल जाएगा, ग्लूकोज दे रखा है डायरेक्ट निकल जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट तो अपने पास यहाँ कहीं दे ही नहीं रखा है और ये 1000 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि साथ में अपन को डेंसिटी भी दे रखी है, इसका भी कुछ ना कुछ रोल होगा इसमें। तो वो कैसे सॉल्व करना है, पहले तो लिखो कि भाई 18% है तो 18% का मतलब क्या होता है, 18 डिवाइडेड बाई 100। और 18 जो है, 18 क्या है, सॉल्यूट। तो ये वेट है, ये वॉल्यूम है। तो अपने पास वेट और वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, अपने पास मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। तो ये निकालने के लिए करना क्या है कि आप अगर मानते हैं कि 18 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ml सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो आ गया अपने पास, कितना है, 18। अब 100 ml जो है वो सॉल्यूशन है और इस 100 ml को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट में निकालना पड़ेगा। कैसे करना है, अपन ने शुरू से एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखो वॉल्यूम कितना गिवन है, 100, तो यहाँ लिखूँगा मैं 100 और इनटू डेंसिटी जो सॉल्यूशन की वो दे रखी है 1.25 इक्वल टू, अब अपन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ गया मेरे पास 125 ग्राम। ये आप ये मत समझना कि सॉल्वेंट आ गया मल्टीप्लाई करते ही, ये गलत है। तो यहाँ पर अपन ने जो वॉल्यूम है वो लिया था सॉल्यूशन का, नीचे जो वॉल्यूम आता है वो सॉल्यूशन का है और डेंसिटी भी जो सॉल्यूशन की थी। अब इससे जो मास निकलेगा वो भी किसका निकलेगा, सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन का मास अगर आपके पास आ जाता है तब आप निकाल सकते हो सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट
ये अपन ने काफ़ी टाइम से पढ़ते ही आ रहे हैं। सॉल्यूशन कितना है 125 ग्राम इक्वल टू सॉल्यूट जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 18 और प्लस सॉल्वेंट ये x आपको निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करूँगा मैं 125 माइनस क्या कर दूँगा 18। तो इन दोनों में से लेस करने के बाद मेरे पास आंसर आया 107 ग्राम। अब बताओ ये वैल्यू जो आई मेरे पास 107 ग्राम, अब ये किसकी वैल्यू आ गई सॉल्वेंट की। तो यही तो वैल्यू अपन को चाहिए थी। ये वैल्यू आने के बाद में ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। अब अपन को देखो कैसे निकालना है। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से हटाता हूँ ताकि अपन को ये सॉल्यूशन कर सकें। तो ये जो फॉर्मूला है स्मॉल m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास आ गया 18 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास आ गया अपने पास में ग्लूकोज का, और वो होता कितना है 180 इंटू अपने पास जो चाहिए था मास ऑफ सॉल्वेंट वो मैंने निकाल दिया। निकालना कैसे वापस देख लो। सॉल्यूशन का वॉल्यूम था 100, अब वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तब मेरे पास जो मास आया वो आया सॉल्यूशन का। अभी तक जो मास आया वो किसका आया सॉल्यूशन का, लेकिन किस आंसर में अपन को सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ मैंने सॉल्वेंट कैसे निकाला, सॉल्यूशन का मास है 125 और 18 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्वेंट अपन को निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 125 में से 18 को लेस कर दिया। लेस करते ही मेरे पास जो वैल्यू आ गई 107 ग्राम। अब ये ग्राम जो आया 107 यहाँ रख देंगे। ग्राम आता है तो आपको मालूम है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से। तो यहाँ 0 से 0 कैंसल, 18 से 18 कैंसल, लास्ट आंसर आया 100/107। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो लगभग वैल्यू आ जाएगी 0.93 समथिंग आएगी। वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी जी आपके मोलैलिटी की। तो इस टाइप से आपको परसेंटेज वाला, डेंसिटी वाला, और अगर मास दे रखा है सॉल्यूट का साथ में सॉल्वेंट का, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते थे वो सारे मैंने यहाँ क्लियर कर दिए ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि किससे कैसे आपको ये सॉल्यूशन करना है। तो ये अपने जो टॉपिक बताया ये कौन सा था, लास्ट टॉपिक अपन ने जो क्लियर किया वो कौन सा था, मोलैलिटी। तो अपन ने 5 डेफिनेशंस आपको आज बताई, वो कौन कौन सी थी। फर्स्ट था मास परसेंटेज, सेकंड था मास वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड था आपका वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ था मोलैरिटी, और फिफ्थ थी मोलैलिटी। अब जो नई टर्म्स आएगी वो होगी नॉर्मेलिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार जो है आगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और डिनोटेड बाय कैपिटल N। अब नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन जो है वो अपन नॉर्मल चीज़ से थोड़ा सा अलग है। यहाँ एक नया वर्ड आएगा, मोलर मास नहीं आएगा। मोलर मास जो यूज करते थे मोलैरिटी और मोलैलिटी में, तो आपको थोड़ा सा आपको ये ध्यान होना चाहिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में डेफिनेशन या उनके बीच में डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। मोलैलिटी में तो किसका यूज करते हैं, सॉल्वेंट के मास का, लेकिन मोलैरिटी में जो यूज करते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम का। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है मोलैलिटी, लेकिन मोलैरिटी इज अफेक्टेड विद द टेम्परेचर। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अपना जो नया टर्म्स आ रहा है वो है नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी की जो डेफिनेशंस है वो कैसे अपन को लिखनी है, और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे अपन, लिखते हैं इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter
सॉल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज नॉर्मेलिटी। अब यहाँ जो अपन नॉर्मेलिटी को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल एन, इसकी यूनिट को भी आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट थोड़ी बड़ी है। तो फिर भी अपन बताते हैं कैसे इसका फॉर्मूला बनाना अपन को। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में जो आएगा वो क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस में लेना है, यहाँ पे लीटर में। तो ये एक चीज़ फर्स्ट इसका फॉर्मूला है, डेफिनेशन के बेस पे बना है। भाई डेफिनेशन में ये लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे भी मैंने ये लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर इसको डिफाइन करना है तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं 1 कर दूं तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होगा उसी को मैं क्या नाम दूंगा, नॉर्मेलिटी। तो एक सिंपल डेफिनेशन का इस तरीके से फॉर्मूला बनाना है। तो इस डेफिनेशन का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ आपको करना क्या है, इसको वापस ये जो नया वर्ड आया है, देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये आपने पहले मान लो 11th में सुना भी है लेकिन भूल गए होंगे, तो अपन ये वापस वर्ड को क्लियर करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना, कैसे निकालना है, आपको तो बता दिया था मोलर मास, तो यहाँ लिखना है मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मोलर मास का यूज ऐसे यहाँ आगे करना है, जो भी मास होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ जो वर्ड आएगा, नया वर्ड आएगा इक्विवेलेंट मास। तो ये इक्विवेलेंट मास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन बता देंगे आगे। और यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सॉल्यूट का कैसे निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, इसका ग्राम इक्विवेलेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में अपन बताएंगे इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।